डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। तो आज का हमारा जो बातचीत का जो एजेंडा है और आपको हमने जिस पर्पज के लिए निमंत्रित किया है वो पर्पज हमारा है गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने जिस तरह 1 नवंबर 1947 को कब्जा किया, तो सबसे पहले तो हमें इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझा दीजिए, इसकी हिस्ट्री के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। देखें, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास 2 फोन हैं और एक फोन मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है और ये वाला जो फोन है ये इसकी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कूच कर रही है। तो अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो गए तो मैं दूसरे फोन से आपको दोबारा जुड़ जाऊंगा आपके साथ। गुड। वो आप परेशान ना हुई। गुड। अच्छा, मैं सुन रहा था आपकी बातें, बड़ी आपने महत्वपूर्ण बातें की हैं और उसमें हमें ये एक तो समझना चाहिए हमारे दर्शकों को कि जो भारत जो लफ्ज है, ये भारत का लफ्ज 1947 के बाद हमारी डिक्शनरी का ऑफिशियली हिस्सा बनता है। इससे पहले जो है हमारा देश पिछले हजारों सालों से हिंद या हिंदुस्तान, स्थान का मतलब होता है घर या जगह जहां पे लोग रहें। तो जैसे सवाए दुनिया में एक मुल्क के बाकी सब जगहों के नाम जिनके साथ स्थान लगा है वो सही है। मसलन ताजिकिस्तान है तो वहां ताजिक रहते हैं, उज्बेकिस्तान है तो वहां उज्बक है, उज्बकिस्तान। इसी तरह से हिंदू जहां रहते हैं उसको हम हिंदुस्तान कहते थे। एक नाम है जो गलत हो गया और वो है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया का हर गुनाह, हर नापाकी जो है और वो हमें पाकिस्तान में नजर आता है। तो ये एक धोखे से पाक लोगों की धरती या पाक लोगों का घर या पाक लोगों का मुल्क जो है ये नाम दे के लोगों को वर्गलाया गया। बहरहाल ये एक अलग बहस है, मैंने कहा थोड़ा सा लाइट मोड में भी बात होनी चाहिए। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और देखें आप कि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं, खासतौर पे कांग्रेस, इन्होंने कितनी होशियारी के साथ भारत का जो इतिहास है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, उसको ना सिर्फ भारतवासियों से छुपाए रखा, हिंदुस्तानियों से छुपाए रखा, बल्कि उसको मसख भी किया, उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया। और तोड़ मोड़ कर पेश करने का तो आप किसी भी कॉलेज स्कूल की इतिहास की हवाले से किताबें देख लें कि ये मुगलों के दौर को किस तरह से आज तक पढ़ाया जाता रहा है। तो वो तो तारीख को मसख करना है, क्योंकि उसमें मुगलों के जो जुल्म थे हिंदुओं पर, उनको जो है वो कहीं पे भी इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। टीपू सुल्तान हो गया जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसके बारे में कोई जानकारी किसी भी सिलेबस की बुक में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। और इसी तरह से बाकी चीजें। आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज वो दिन है 1 नवंबर, जब हिंदुस्तान की रियासत का अहम तरीन टुकड़ा हिंदुस्तान से काट कर पाकिस्तान को दिया गया। अब इसमें 2 चीजें मैंने कही हैं, एक ये कि हिंदुस्तान का अहम तरीन टुकड़ा, और दूसरा मैंने कहा है कि काट कर दे दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये डायरेक्ट रूट था सेंट्रल एशिया को। गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जहां पे 3 अंपायर्स मिलती थी, 3 अंपायर्स के बॉर्डर थे, ब्रिटिश अंपायर, चाइनीज अंपायर और रशियन अंपायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट और पानी के लिहाज से भी, कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त भी 250 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं जिनके पानी से दरिया बनते हैं और वो
पंजाब के खेतों को पाकिस्तान में सैराब करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। और अक्सर आपने सुना होगा हमारे रेडियो मालिया में कि हम कहते हैं कि लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो अब हुआ क्या यकम नवंबर को? यकम नवंबर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो जाना पड़ेगा इसकी बैकग्राउंड में। जो गिलगित बल्तिस्तान जिसको हम आज कहते हैं पीओजीबी, इसको गिलगित एजेंसी कहा जाता था, और इसमें सवात और चित्राल जो है ये भी शामिल था। और ये ड्यूरेंट लाइन के नॉर्दर्न एंड तक जो है ये हमारा इलाका है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये एक किस्म का डिफेक्टो बॉर्डर था ब्रिटिश और अफगानिस्तान के दरमियान, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये चाइना के शिनचियांग के सूबे से लेकर तो सोवियत यूनियन तक ये इलाका जुड़ा हुआ है। और इसमें जो लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेवल, जिसको हम लॉर्ड वेवल के नाम से ज्यादा पहचानते हैं, उन्होंने पार्टीशन का जो प्लान बनाया था उसमें नॉर्दर्न कश्मीर जो है, ठीक है ना जी, नॉर्दर्न कश्मीर के बारे में यह था कि इसको या तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहे और या इसको पाकिस्तान का ऐसा बनाया जाए। मैं बात कर रहा हूं 1935 के जमाने की, जब ये पार्टीशन का फैसले हो रहे थे और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया उस वक्त। तो उसमें ये था कि नेहरू वगैरह ये चाहते थे कि जो ये है जम्मू कश्मीर की रियासत, ये एक प्रो सोवियत यूनियन स्टेट बने। ये तारीख की किताबें बताती हैं, मैं अपने पल्ले से नहीं आपको बता रहा, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी बरतानिया के साथ इस इलाके नॉर्दर्न एरियाज के डिफेंस पर ऑलरेडी उसने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अब यहां तक रुकते हैं क्योंकि मैं फोन चेंज कर। बिल्कुल ठीक है, तो आप फोन चेंज कीजिए। जब तक मैं हमारे दर्शकों को यह भी बताता हूं कि ये जो बातचीत है आज की हमारी, ये बातचीत जुड़ी हुई है भारत के यानी हिंदुस्तान के अविभाजित गिलगित बाल्तिस्तान को लेकर, जिसके ऊपर पाकिस्तान अब कब्जा किए बैठा है। और जिस तरह से डॉक्टर मिर्जा ने बताया हमें, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये रणनीति के हिसाब से भी अहमियत रखता है और तिजारत के हिसाब से, व्यापार कारोबार के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत वाला इलाका है, क्योंकि ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो था उससे भी जुड़ा हुआ था, और साथ ही इससे जो रूट थे वो सेंट्रल एशिया को जा रहे थे। लेकिन चूंकि उस वक्त रूस की जो बढ़ती हुई ताकत थी उसको लेकर अंग्रेज जो हुकूमत थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश क्राउन जो था वो चिंतित था, और इसमें ब्रिटेन के साथ में अमेरिका भी था। और ये जो महाशक्ति है, वेस्टर्न महाशक्ति जिसको कह सकते हैं आप, ये कतई नहीं चाहते थे कि इंडिया का और यूएसएसआर का किसी भी तरह से कोई पैक्ट हो सके। इस पूरी की पूरी रणनीति में रणकौशल दिखाते हुए ब्रिटेन ने ये हिस्से बकरे हमारे इस पूरे इलाके के किए। और जिस तरह का आज का आपको नक्शा दिखाई देता है वो नक्शा ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि ये एक इंटरेस्ट की बात थी अमेरिका और इंग्लैंड के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके भी, जैसा डॉक्टर मिर्जा साहब कह रहे हैं, कि इसके हिस्टोरिकल पूरे के पूरे एविडेंस सामने हैं कि किस तरह से ब्रिटिश क्राउन जो था वो रशिया की इस बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित था, और रशिया की इसी ताकत को कम करने के लिए, और चूंकि भारत प्रो रशिया था उस समय, भारत की जो पॉलिटी थी, खासकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रो रशियन थे, और भारत को आजादी देने वाली जो लोग थे, ब्रिटिश क्राउन था, वो कतई नहीं चाहता था कि भारत रशिया के कैंप पर चला जाए। इसीलिए बाद तक ये टुकड़े टुकड़े वाला जो सारा फार्मूला अपनाया गया। और डॉक्टर मिर्जा जिस तरह से कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि ये जो प्लान था भारत के टुकड़े करने का, ये एक टेबल के ऊपर बैठकर एक कलम और उससे कर दिया गया नक्शे के ऊपर ही। इसमें न तो कोई वहां की कल्चर देखी गई, न वहां की कोई हेरिटेज देखी गई,
कुछ भी नहीं देखा गया और एक अंग्रेज अफसर ने इसको टेबल पर ही निपटा दिया। जिस तरह से मतलब कोई आप समझिए जरा कि कितना बड़ा एक खेल था कि आप जैसे कोई रुपए का हिसाब किताब कर रहे हो, उस तरह का हिसाब किताब आपने कर दिया टेबल के ऊपर। तो ये इतना खतरनाक खेल खेला गया जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए, बेघर हुए, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, जेनोसाइड्स हुए। आज जो हॉलोकॉस्ट की बात करने वाले जो लोग हैं उनको कतई ये मैं तो इसमें बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि शर्म नहीं आती उनको कि किस तरह का हॉलोकॉस्ट यहां पर हुआ है, किस तरह का जेनोसाइड यहां पर हुआ है। इसको लेकर हिस्ट्री मम है और हमारे भी जो हिस्टोरियंस हैं वो उन बातों को लिखते नहीं हैं कि किस तरह से एक पूरी की पूरी हेरिटेज को खत्म किया गया। वहां की नेक्स्ट जो एक हजारों करोड़ साल पुरानी जो रवायत थी, रीति रिवाज थे, वो सब समाप्त कर दिए गए। और चूंकि अंग्रेज जो था वो भारत की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के खिलाफ हो गया था, क्योंकि उसमें रशिया का एक एंगल आ चुका था। इसलिए फिर ये जो जिन्ना टाइप के जो लोग थे जो ब्रिटिश एजेंट के रूप में सामने आए और उन्होंने इस महान देश के टुकड़े करके और आपके सामने आज जो नक्शा है, और आज भी हमारा जो रक्षा बजट है वो इसीलिए इतना ज्यादा है कि इन यूरोपियन कंट्रीज की जो दादागिरी है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एक हेजेमनी है वो कायम रह सके। ये इसी तरह का एक खेल यहाँ रचा गया था और आज भी पाकिस्तान को या भारत को जिस तरह भी अपनी डिफेंस को रखना पड़ रहा है वो भी उसका एक कारण है। और डॉक्टर मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कीजिए, सॉरी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब पार्टीशन हो गया उस समय बरतानिया जो है उसकी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है ये आजाद रहे और या फिर ये हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, तो दोनों नहीं हुए। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं बरतानिया की। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है अचानक से, अदरवाइज पहले तो ठीक थी बिल्कुल। ये 19 में बरतानिया ने सिंह जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी गिलगित एजेंसी की, वो 60 साल के लिए लीज पर ले ली थी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उस वक्त चाइना में सिविल वॉर हो रही थी शिनचियांग में और सोवियत ऑक्यूपेशन का भी खतरा मंडला रहा, तो वो चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको वो सिक्योर करें। आवाज ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं आवाज खराब होने लग जाए ज्यादा तो आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल पक्का। अच्छा, अब ये भी ध्यान में रखें बात कि गिलगित एजेंसी का जो इंतजाम है वो दिल्ली से चलाया जाता था और दिल्ली में जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ब्रिटिश एम्पायर का वो गिलगित एजेंसी के मामलात को देख रहा था। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जब पार्टीशन हुआ तो उस वक्त ये मुआहदा अपने आप खत्म हो गया। ये जो बरतानिया को 60 साल के लिए लीज पर दिया गया था, ये मुआहदा खत्म होने के बाद ये गिलगित एजेंसी वापस रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गई मुकम्मल तौर पे। यानी हिस्सा तो थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये अब महाराजा हरि सिंह के पास आ गई। तो महाराजा हरि सिंह गवर्नर घनसारा सिंह जो थे उनको गवर्नर बना के वहां भेजा, तो वो चले गए वहां। अब ये जो लीज थी ये 1 अगस्त 1947 को खत्म हो गई, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जो गिलगित एजेंसी, जिसको आज हम POGB कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, यहां का जो इंतजाम था वो गिलगित स्काउट्स के पास था। गिलगित स्काउट्स एक मिलिट्री उनका जो सिस्टम था, उस फौज थी वहां की, उसको गिलगित स्काउट्स कहते थे। और ये सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इनमें लोकल आदमी ऑफिसर नहीं था, बाकी सारे लोअर रैंक के सिपाही वगैरह, सूबेदार, हवलदार, इस तरह के। और यहां पे दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है नाम मेजर
विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन का, जो गिलगित स्काउट्स का कमांडर था, और दूसरा उसका कैप्टन था एएस मैथियसन। ये मैथियसन और जो कैप्टन मेजर विलियम ब्राउन है, इनकी साजिश से ये तय किया गया कि हर कीमत पर गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान के पास जाने से रोकना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आ गई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, अब महाराजा ने जब अपना गवर्नर भेज दिया वहां पे, तो इनको तो चाहिए था कि ये गवर्नर को रिपोर्ट करते, लेकिन इन्होंने गवर्नर को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि पेशावर में जो पॉलिटिकल एजेंट था खैबर का, उसको रिपोर्ट करते रहे, जो कि खुद बजाते खुद एक अंग्रेज था, और वो उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल बेकन। अब ये तीन किरदार हैं, एक है मेजर ब्राउन, एक है कैप्टन मैथिसन, और एक है कर्नल बेकन, लेफ्टिनेंट कर्नल बेकन। तो इन्होंने, ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल बेकन है, ये भी पहले गिलगित एजेंसी में गिलगित स्काउट्स का इंचार्ज रहा था, तो उसके बाद इसको ट्रांसफर किया गया था खैबर। तो अब ये वहां पॉलिटिकल एजेंट था, तो ये आपस में सब इस इलाके को भी जानते थे, और ये इस साजिश के मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखी हैं। मेजर ब्राउन की किताब है द गिलगित रिबेलियन, उसमें एक एक चीज जो है वो बयान की है डिटेल्स। तो अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने 31 अक्टूबर 1947 को इन्होंने प्लान बनाया गिलगित को एनेक्स करने का पाकिस्तान के साथ। प्लान तो पहले से बन रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर की डेट फिक्स हुई, और फिर 31 की रात को इन्होंने गवर्नर हाउस पे हमला किया स्काउट्स ने, और इन्होंने हमला करके तो घनसारा सिंह को गिरफ्तार किया और उसकी कनपटी पे बंदूक रखी। अगर तुमने सरेंडर ना किया तो हम गिलगित सारे हिंदू और सिखों को खत्म कर देंगे। और लोगों को कितना टाइट स्पॉट में है। तो घनसारा सिंह ने सोचा कि हथियार ना डाले, ये तो मार। कट रही है अब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। उसने हिंदुओं के, आपकी आवाज कट रही है अब। घनसारा सिंह को गिरफ्तार किया तो इन्होंने ये, अगर तुमने हथियार ना डाले तो हम सारे का कत्लेआम कर देंगे गिलगित में। तो घनसारा सिंह ने कहा ठीक है, मैं इस गारंटी पर हथियार डालने के लिए तैयार हूं कि आप यहाँ पे किसी हिंदू या सिख को नहीं छेड़ेंगे। इस गारंटी पे उस बेचारे ने हथियार डाल, गवर्नर ने, घनसारा सिंह साहब ने, और उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया वहां। अब तो लड़ाई हुई इनकी, घनसारा सिंह के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने फायरिंग की, इन्होंने फायरिंग की, लेकिन जाहिर है वो जब आपके जेरे इस्तेमाल का कमांडर ही आपके खिलाफ बगावत करे तो फिर व्हाट कैन यू डू। पेशावर को बता दिया गया, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल बेकन को बताया गया कि जी काम ओके हो गया है। तो फिर ये 31 अक्टूबर का वाकया है, और फिर 1 अक्टूबर को इन्होंने पूरे इलाके पे कब्जा किया, और 1 नवंबर और 2 नवंबर को गिलगित रेजिडेंसी जो थी उस पर से इन्होंने रियासत जमहूरियत लगा दी। ठीक है, और टेलीफोन करके इन्होंने कराची में पाकिस्तान
पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताया कि वो हमने पाकिस्तान में शामिल कर दिया। पाकिस्तानी वो पता भी नहीं था, पाकिस्तान को इस बारे में जानकारी भी नहीं थी जी। आप इससे ये अंदाजा लगाएं कि उन्होंने वहां काटा और कैसे कैसे काटा। अब यहाँ पे लंबी कहानी चलती है फिर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये इसका बता देता हूं कि 21 अक्टूबर को ये क्यों कार्रवाई, एक किस्म का कू किया गया, ये क्यों किया गया अंग्रेजों की तरफ से, और पाकिस्तान वालों की इस बारे में टेलीफोन करके तार भेजकर उनको तार के जरिए इत्तला दी गई। और जो पाकिस्तान का झंडा गिलगित एजेंसी की रेजिडेंसी पे लगाया गया वो मेजर ब्राउन ने खुद लगाया, किसी पाकिस्तान के आदमी ने नहीं लगाया। ठीक है ना, अगर पाकिस्तान के साथ उसका इलाक है तो फिर पाकिस्तान इतना बड़ा इलाक हो रहा है, अगर फर्ज करें एक पूरा खिता 25-26 हजार स्क्वायर मील का, तो फिर तो पाकिस्तान का कोई मंत्री आना चाहिए झंडा लगाने के लिए। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये था कि पाकिस्तान ने इससे पहले 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत पर हमला कर दिया था, और उनका ख्याल था कि ये जब हम श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर पर जब कब्जा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख भी, क्योंकि रियासत का हिस्सा है, वो भी हमारे कब्जे में आ जाएंगे। इसलिए किसी ने इन लद्दाख की तरफ या इधर तवज्जो नहीं दे रहे। ये उनका प्लान बी था गिलगित वाला। अब हुआ ये कि ये जब अटैक हुआ तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने मुआहदा कर लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इंडिया के साथ दस्तखत कर लिए। 27 अक्टूबर को सोमनाथ जी अपने फौजियों को लेकर और बाकी जो मेजर कर्नल वगैरह थे वो पहुंच गए श्रीनगर 27 की सुबह। और जब वो 27 की सुबह वहां पहुंचे तो इन्होंने वो मारा पाकिस्तानी आर्मी को, वो मारा कि पाकिस्तानी आर्मी को पीछे ले गए। अब आप तारीखें देखें, 27 अक्टूबर को पाकिस्तान को मार पड़ती है, 28, 29, 3 दिन के बाद गिलगित में कू हो जाता है जिसमें कोई पाकिस्तानी फौजी शामिल नहीं है, जिसमें रेजिडेंसी पे झंडा लगाते वक्त कोई पाकिस्तानी उस रेजिडेंसी में झंडा लगाने की सेरेमनी में नहीं है। ये बातें सोचने वाली हैं, ये बातें हमारे इनके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी के थीसिस लिखवाने चाहिए, इनको बच्चों को स्कूलों में बताना चाहिए। लेकिन ये बातें हमारे लोगों से छुपाई गई। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हिंदुस्तान के गले पर छुरी फेरने के इस वाक्य के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं, कोई बात नहीं, कोई टॉक शो नहीं, कोई आर्टिकल नहीं है छपा। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? शहर ने पहन रखे हैं दास्ताने। तो उन्होंने जब ये देखा कि जहां तो पाकिस्तान को मार पा रही है, श्रीनगर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वी कैनॉट कैप्चर श्रीनगर, तो फिर ये प्लान बी एग्जीक्यूट होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बेकन, कैप्टन मैथियसन और मेजर ब्राउन ये मिलके फौरी तौर पर गिलगित को अपने कब्जे में करते। और फिर क्या होता है, फिर नेहरू साहब को माउंटबेटन जो है वो कहते हैं कि जा वे उधर यूनाइटेड नेशन में जाकर सीज फायर करा, ताकि वो जितना ये पाकिस्तान रह गया पाकिस्तान के पास, ये तो हम काटे हिंदुस्तान से। इसमें एक शख्स और गद्दार अजीम शामिल था जिसको शेर कश्मीर का लक़ब दे दिया हमारे कांग्रेसियों ने। उसका नाम था शेख अब्दुल्ला।
अब आप कहेंगे कि भाई शेख अब्दुल्ला तो शेर कश्मीर था, उस समय का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर था, उसका तो फायदा रियासत होती है और वो पूरी रियासत का लीडर बनता है। एक वहम है। अब्दुल्ला को यह पता था कि अगर जम्मू भी का पूरा आ गया और गिलगित बल्तिस्तान भी साथ में और लद्दाख का जो हिस्सा है वो तो साइड, लेकिन अगर ये बड़े हिस्से आ गए तो फिर जम्मू बल्तिस्तान से हमायत हासिल करना मेरे लिए, मुझे राजधानी पे पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए उसने कश्मीर का था, कश्मीर वाला वो रखा और जम्मू को आधा काट दिया। हम कहते हैं कि डीलिमिटेशन होनी चाहिए। शेख अब्दुल्ला की उस आदेश की वजह जो कश्मीर के एक इस्लामिक थॉट के पैरों की वजह से पूरे रियासत की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर को कब्जा किया हुआ है आज फारूक अब्दुल्ला, सैयद अली गिलानी, मीरवाइज और इन लोग, उससे हमारी जान छूटे। अब आप सब कौन सा आदमी हमारे क्या डॉक्टर साहब इसमें बड़ा गद्दार अजीम अभी सबसे बड़ा गद्दार अजीम है। अभी जो आप बोल रहे हैं ये कुछ कट की आ रही है, पिछले 1 मिनट में हमारे दर्शकों को कुछ कम समझ में आ रही बात, तो क्या हम दूसरे वाले उस पे मोड पे चेंज कर सकते हो आप? कौन से मोड पे? आपका जो दूसरा फोन है उस पे आ सकते हो। अभी इस फोन में मुझे लगता है कुछ कट हो रहा है काम, या वही सेम मैं दोबारा जुड़ता हूं, मैं दोबारा जुड़ता हूं। हाँ, एक बार आप वापस आ जाइए, तो क्योंकि ये कट के आ रही है आवाज। अभी 1 मिनट में हमने जो कुछ था वो सुनाई नहीं दिया है। तो अब हम डॉक्टर साहब ने आपको गिलगित बाल्टिस्तान की और हिस्ट्री से मुतल्लिक और पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है इसको तो पूरी तरह आपके सामने रख दिया है। अभी जो 1 मिनट में वो बता रहे थे कि शेख अब्दुल्ला के बारे में पर्टिकुलरली, वो हम एक बार चाहेंगे कि डॉक्टर साहब दोबारा से भी बता दें, और फिर हम डॉक्टर साहब से एक सवाल भी करेंगे इस पूरे मसले से जुड़ा हुआ। तो वो यदि कनेक्शन ठीक हो गया तो फिर हम उस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो और अभी जिस तरह की बात आपने सुनी है, जिसमें किस तरह की कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ की गई, हिंदुस्तान के खिलाफ की गई है, और ये जो सत्ता हथियाने के लिए जो काम हुए हैं, जिसमें खासतौर पर शेख अब्दुल्ला के बारे में जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो बहुत समझने जैसी बात है। और ये भी बात समझने की है कि 1 नवंबर को भारत का इतना बड़ा इंपोर्टेंट हिस्सा 1 नवंबर 1947 को भारत से काटा गया, और भारत में उसको लेकर आज कोई बात नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी जाती है, ना ही हमारे यहाँ कुछ पढ़ाया जाता है, ना कोई इस बारे में किताबें लिखी जाती हैं, वहां कोई जाकर स्टडी नहीं करना चाहता है। और हमारे भी जो आर्काइव्स में जो चीजें मौजूद हैं उनके ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं है। एक अलग टाइप का नैरेटिव बना दिया गया है, एक विमर्श घड़ दिया गया है, और हमारे सामने आज जो हालात हैं इसमें जिस तरह भारत फंसा हुआ है, उसकी जो मेन कहानी है वो तो 1947 के भी पहले लिख दी गई थी। आज जो चाइना से कन्फ्रंट्रेशन है, साथ ही जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, और जहां चाइना का जो शिनजियांग प्रांत लगता है, जो कि हम हिस्ट्री में कभी बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि वो किस तरह से भारत से जुड़ा हुआ था, और वहां पर किस तरह की डेमोग्राफिक थी उस समय। लेकिन चूंकि वहां इस्लामिक एजेंडा चला दिया गया और इन लोगों को के सरों पर चाकू रख के, बंदूक रखकर उनको कन्वर्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जब ये टुकड़े हो रहे थे, उस समय की जो डेमोग्राफी थी, उसमें जो डॉक्टर साहब बात बता रहे हैं शेख अब्दुल्ला की, वो शेख अब्दुल्ला के लिए परेशानी वाली बात थी। इसलिए ये टुकड़ों में वो भी बिलीव कर रहे थे। और ये जो शेर कश्मीर हैं, इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी थी, ये अब डॉक्टर साहब जुड़ गए हो तो उनसे हम आपको एक बार दोबारा से 1 मिनट का जो उनका वो कट हुआ है वो हम दोबारा से सुनवाएंगे भी आपको। और ये जो हमारे
गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है ये भारत के लिए व्यापार कारोबार के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, यह आपने जाना। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हम जुड़े हुए थे उस इलाके से। आज वहां जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया भी समझ लीजिए, और पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन में जो एरिया हमारा एरिया था ये जो गया है, उसकी वहां बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था करने में भी हमें खासी मशक्कत करनी पड़ती है। आए दिन आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से का टेररिज्म वहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना जिस तरह से हमारे इस इलाके को अस्थिर किए हुए हैं और नित नए कारनामे आपके सामने आते हैं। ये एरिया यदि हमारे कंट्रोल में होता तो संभवतः इस तरह की कोई बात नहीं होती और मामला कुछ दूसरा होता। लेकिन आज चूंकि ये एरिया हमारे पास है नहीं और दुश्मन देश के पास में चला गया है, और वहां पर जो साजिशें रची जा रही हैं, वहां पर जिस तरह का जहर और जिस तरह की आतंकवाद की फसल बोई जा रही है, वो हमारे लिए खास तौर पर चिंता का सबब बनी हुई है। और ये यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारत को अपने डिफेंस बजट में हमेशा ही बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन की जो चाल है वो इसी तरह से भारत को इंगेज रखने की भी है। और ये जो प्रॉक्सी वॉर का जो तस्वुर है, प्रॉक्सी वॉर की जो फिलॉसफी है, ये भी खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब जो शेख अब्दुल्ला के बारे में आपने बोला है वो एक बार रिपीट कर दीजिए, वो थोड़ा सा कट गया था बातचीत। देखिए, बहुत जरूरी है ये बात कि जो सीज फायर हुआ जम्मू कश्मीर साइड पर, वो फायर माउंट बैटन के कहने पर नेहरू गया यूनाइटेड नेशन में, लेकिन इसमें उसके साथ जो शेख अब्दुल्ला था उसका आशीर्वाद शामिल था। शेख अब्दुल्ला भी चाहता था सीज फायर हो जाए ताकि जम्मू कट जाए, और वो इसलिए काटना चाहता था जम्मू को कि अगर जम्मू पूरे का पूरा और गिलगित बल्तिस्तान रियासत का हिस्सा हो तो उसमें फिर शेख अब्दुल्ला की चौधराहट कायम नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने कश्मीर को काट के और थोड़ा सा जम्मू लगा के तो उसने इस पर एग्री किया, और आज तक कश्मीर के अंदर एक मखसूस इस्लामी रुझान रखने वाले तबके के जरिए लोकल आबादी को बेवकूफ बना के मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर, हिंदू के खौफ के नाम पर, बाहर के लोग आकर तुम्हें खा जाएंगे अगर यहाँ पे बिजनेस हुआ, ये हुआ, वो, इस तरह के ड्रामे करके, डरावे देकर आज तक फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सैयद अली गिलानी, मीर वाइज, ये पूरा टोला कश्मीर के ऊपर एक गिद्ध की तरह बैठा है। गिद्ध की तरह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब मैं, वरना अगर इनके पेट में इतना ही मरोड़ उठता है कश्मीर का, रियासत का, 370 का, गद्दारों से पूछो कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में आज तक जम्मू कश्मीर में क्यों कोई असेंबली में बात की गई, क्यों इन्होंने आवाज नहीं उठाई? हम ये क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग इनसे कटे रहे, जम्मू कटा रहे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर बड़ा और गिलगित बल्तिस्तान मिलेगा तो ये कर सकते। इसलिए हम समझते हैं बड़ी जरूरी है और डिलिमिटेशन होने चाहिए, उससे पहले नहीं होने चाहिए। ये फिर चक्कर में आ जाएंगे। इन्होंने यही किया, 74 साल से इन्होंने पूरे जम्मू और लद्दाख के लोगों का हक खाया है। गद्दार है ये, और आज हम उस गद्दार अजीम को, जैसे हमें ये शेख अब्दुल्ला गद्दार आजम है, इसके बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, वो कौमी हीरो कहते हैं, इसको शेर कश्मीर कहते हैं। गद्दार है कश्मीरियों का, जो हिंदुस्तान का गद्दार है। ये इतिहास है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज 1
धुलाई का दिन है, बर्बादी का दिन है। क्यों आज भारत के चैनलों पर, भारत के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आज कोई बयान नहीं आता तारीख पे? क्योंकि वो भूले, क्योंकि उनको भुलाया गया है, कांग्रेस ने भुलवाया उनको जबरदस्ती, खरोच खरोच के उनकी याददाश्त से निकाल दिया है उन्होंने, गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के निकाल दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब मैं आपसे एक चीज हमारे दर्शकों के लिए और जानना चाहता हूं कि अभी हाल में गिलगित बाल्टिस्तान के क्या हाल हैं और वहां पर चाइना का क्या असर है? गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा बुरा हाल है। वहां ना आटा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना नौकरी है। मैं आपको आज की ताजा मिसाल देता हूं। पाकिस्तान की हुकूमत यह है कि अफगानिस्तान की 3 करोड़ आबादी को गेहूं और धान भेजा जाए, इजाजत दे दी है कि वहां भेजो, ये बिछड़े ना मरे, क्राइसिस है। लोग 3 करोड़, हम गिलगित बल्तिस्तान में है 16 से 20 लाख, 16 से 20 लाख है हम, ठीक है? मेरी आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। इन्होंने साथ ही आज ऐलान किया है कि हमारे गंदम के कोटे में से 65,000 बोरियां की कटौती की जाएगी। और बाबा पहले ही हमारे पास खाने को नहीं है, आटा नहीं है, और इन्होंने गेहूं मंगाया यूक्रेन से, और यूक्रेन में वो जो गेहूं भेजा गया वो यूक्रेन के गोदामों में पिछले 40 साल से पड़ा हुआ गंदम है, वो खराब हो चुका है। और धोखा हमें ये दिया, उस गंदम में उन्होंने 40% चौकर मिला दी और उसको मिक्स करके उसको बोलते हैं ये गेहूं आ गया तुम्हारे लिए। तो हमारी औरतों ने जब रोटी पकाई और तवा पर डाली तो वो रोटी पककर काले रंग की हो गई, वो रोटी खाई नहीं जा सकती। लिहाजा हमारे लोग जहां से आटा लाए थे, जिन दुकानों से, वहां से ले गए, ये आटा वापस लो, ये खराब आटा है। तो डिपो बंद हो चुके हैं आटे के। इस वक्त गिलगिस्तान और पीओजे में आटे के जो डेपोज थे वो पिछले 6 महीने से बंद हैं जी। हम ब्लैक में आटा हमें पंजाब से खरीद के ब्लैक में आता है। तो इनके पेट में, पाकिस्तान के पेट में अफगानिस्तान का इतना है कि 3 करोड़ 90 लाख अफगानियों के लिए ये गंदम और धान भेज रहे हैं, और 20 लाख गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये आटा नहीं दे सकते हमें। उल्टा हमारी 65,000 बोरियों की कटौती कर दी इन्होंने। बहुत दर्दनाक हालात है। तो इस वक्त हालात ये हैं कि हमारे, यकीन माने आप, कोई दोस्त अगर वीजा मिलता है किसी और इंटरनेशनल कंट्री में, थर्ड कंट्री में है, कि उसका पासपोर्ट और वो टिकट लेके जाए, हम उसको पैसे देने के लिए तैयार हैं किराए के। हम चंदा जमा करके उसको टिकट भी ले देंगे, वहां पे उसको रिहाइश भी फ्री मिलेगी, खाना भी उसका फ्री होगा, सिर्फ के लिए चला जाए, खुद देख के आ जाए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है या ये सच कह रहा है, उसको यकीनन मेरी बातों से ज्यादा वहां पे तबाही नजर आई। 250 से ज्यादा ग्लेशियर है हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जी, 250 से ज्यादा ग्लेशियर, ताजा पानी, ठंडा। लेकिन हमारे घरों के नलकों में पीने का पानी नहीं आ रहा। हम दरियाए गिलगित से हमारी माएं बहनें जाके पानी जाके ढो के लाती हैं, और ये बेगैरत पाकिस्तानी कहते हैं
वो ये नहीं कहते कि ये पानी नहीं है इनके पास और देखो यार इनके घरों पानी नहीं आ रहा। वो कहते हैं ये मटक मटक कर ऐसे चल रही हैं, ये हमारे गिलगित के कल्चर का हिस्सा है, ये खूबसूरती है गिलगित की। पोस्ट कार्डों पे हमारी माओ बहनों की तस्वीरें छापते हैं ये। गिलगित कल्चर, दिस इज नॉट अवर कल्चर, दिस इज ऑपरेशन, दिस इज द कल्चर ऑफ ऑपरेशन। ये गुलामी की सकाफत है, ये आजाद देश नहीं है। और फिर गिलगित पानी लाते हैं तो वो पानी भी पोल्यूटेड है, गंदा है, क्योंकि सीवरेज का सही सिस्टम नहीं है। सारा जो टॉयलेट का है वो उस दरिया में जा रहा है, छोटे छोटे कारखाने हैं उनके केमिकल जा रहे हैं, करकट भी उसमें फेंक देते हैं, क्योंकि कोई डिस्पोजेबल रबिश डिस्पोजल का कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही उसको साफ करते हैं पानी को, फिर उस पानी को साफ करते हैं। अब वहां पे हो गई है पंजाब के और पठान जो माफिया है, जो टैंकर माफिया है, वह है दरियाए गिलगित पे पानी भरता है टैंकर में और फिर लाकर हमें हमारा ही पानी। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के पहले आप पीओजेके और पीओजीबी के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता, दिवाली आ रही है, अगर तुम और कुछ नहीं कर सकते, दिवाली के मौके पर उम्मीद का एक दिया ही जला दो। वेरी गुड, मैं यही कह सकता। वेरी गुड। तो आपने सुना गिलगित बाल्टिस्तान का इतिहास और किस तरह से एक षड्यंत्र रचकर हमारे इस हिस्से को हमसे अलग कर दिया गया, और इस इतिहास के इस काले दिन को हमारे यहां पर याद न करने देने का जो प्रयास हुआ, जिस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग का काम हुआ, वो आपके सबके सामने है। ये तो आप सोचिए कि डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा जैसे जो लोग हैं, जो मसाल लेके आगे चल रहे हैं और अपने लोगों के दुख दर्द की और अपने लोगों को अपनी ही कल्चर, अपनी सकाफत से काटे जाने का जो दर्द बयान करते हैं और उस दिवस को, उस दिन को याद दिलाते हैं। अन्यथा ये दिवस संभवतः विश्व में कोई याद करने लायक व्यक्ति भी नहीं बचे। और इन लोगों का जो दर्द है, इसके ऊपर हमें और आपको भी गौर करना चाहिए, और जो ये इस तरह के जो दिन हैं, इनको याद किया जाना चाहिए, उनके ऊपर स्टडीज होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए, इसके ऊपर वार्तालाप शुरू होने चाहिए। तो ये आपने पूरा गिलगित बाल्टिस्तान का पुराना इतिहास जाना, और आज वहां पर क्या हालात हैं, किस तरह के शोषण में, किस तरह के ऑक्यूपेशन में गिलगित की, बाल्टिस्तान की, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जनता रहती है, और इसको आजाद कराकर भारत में मिला देने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका दर्द आपने सुना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के, इन दिनों इंग्लैंड में निर्वासित जीवन जीने वाले। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो इश्यूज हैं उनको आप तक लाते रहें। तो फिर मिलते हैं डॉक्टर साहब किसी अन्य प्रोग्राम में।